प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को बताया था, तो पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को इसलिए आवश्यक है कि उनके जो भूगर्भिक जियोलॉजिकल जो भारत का जियोलॉजिकल जो पार्ट है, भूवैज्ञानिक पार्ट है, तो उसको समझने के लिए या भारत की जो शैलें हैं उसको समझने के लिए, भारत की मिट्टियों को समझने के लिए हमें भूवैज्ञानिक समय मापनी को समझना आवश्यक था। हमने वो पढ़ा। इसके बाद भारत में पाए विभिन्न समय में, विभिन्न कालों में पाए जाने वाली चट्टानों का हमने अध्ययन किया या भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारत की शैलों को जानने का प्रयास किया। अब हम भारत की चट्टानों को जानने के लिए कि भारत में कौन कौन सी चट्टानें कैसी हैं, उसके लिए हम सबसे पहले शैल की उत्पत्ति एवं उसकी संरचना का अध्ययन करेंगे। भूवैज्ञानिक समय मापक बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, उनके पाठ्यक्रम में है, और फिजिकल ज्योग्राफी में शैल की उत्पत्ति एवं उसका स्ट्रक्चर ये भी उनके सिलेबस में है। जब विद्यार्थी शैल संरचना या उसकी उत्पत्ति को समझ लेगा तो शैल किसी भी देश में पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं और वहाँ की मिट्टियाँ हैं उसको वो आसानी से समझ सकता है। तो आज हम शैल की उत्पत्ति एवं उसकी संरचना, उसका स्ट्रक्चर, उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि ओरिजिन एंड कंपोजिशन ऑफ रॉक्स। तो भूपटल की जो मोटाई है लगभग 80 किलोमीटर मानी गई है, जिसका निर्माण विभिन्न प्रकार की शैलों से हुआ है। साधारणतः शैल शब्द से कठोरता का आभास होता है, किंतु भूविज्ञान के अनुसार भूपटल की जो समस्त अधात्विक नॉन मेटेलिक पदार्थ, चाहे वे चिक्का मिट्टी हो, क्ले की भांति कोमल अथवा ग्रेनाइट की भांति कठोर हो, खड़िया की भांति भेद्य हो अथवा स्लेट की भांति अभेद्य हो, शैल अथवा चट्टान कहलाते हैं। वर्सेस्टर के अनुसार शैलें खनिज पदार्थों के मिश्रण से निर्मित होती हैं। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर आदि कुछ शैलें केवल एक खनिज से निर्मित होती है, किंतु ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, अभ्रक आदि शैलें एक से अधिक खनिजों के मिश्रण से बनती है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार धरातल पर लगभग 2000 खनिज पाए जाते हैं। इसमें से 20 खनिज मुख्य हैं जो भूपटल का निर्माण करते हैं। क्लार्क और वाशिंगटन के अनुसार भूपटल के निर्माण में निम्न तत्वों का योगदान रहता है। मैं आपको एक टेबल के द्वारा दिखाता हूं कि जो तत्व हैं, सबसे पहले तत्व है उनका प्रतिशत, तत्व और उनका प्रतिशत है। धरातल में हम ऑक्सीजन, सबसे पहले ऑक्सीजन को लेते हैं। ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है धरातल पर, आप टेबल देखें, मैं आपको बताता हूं कि ऑक्सीजन सबसे पहला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रतिशत 46.71 है। सिलिकॉन का प्रतिशत 27.69% है। एल्यूमिनियम का 8.07 है। लोहा 5.7 है। कैल्शियम का 3.65 है। सोडियम का 2.75 है। पोटेशियम का 2.58 है। मैग्नीशियम का 2.08 है। इसी तरह से आगे आप देखेंगे यहाँ टाइटेनियम है। टाइटेनियम में 0.62, हाइड्रोजन का 0.14, फास्फोरस का 0.13, कार्बन का 0.9, मैग्नीज का 0.9, गंधक का 0.5, बेरियम का 0.5, क्लोरीन का 0.4 और अन्य का
0.21% है। इस प्रकार कुल अगर हम 100% इसको मान लिया जाए तो इन तत्वों के योग से बना करके ये भूपटल का निर्माण करते हैं। खनिज है जो विशेष प्रकार के मूल रासायनिक तत्वों के यौगिक से होते हैं, जिनके योग से चट्टानों की संरचना होती है। धरातल पर कुल 109 मूल तत्व हैं और भूपृष्ठ के निर्माण में 98% से भी अधिक इनका योगदान रहता है। इसके बाद खनिज क्या होते हैं? खनिज विशेष प्रकार के मूल रासायनिक तत्वों के यौगिक होते हैं, जिनके योग से चट्टानों की रचना होती है। धरातल पर जो खनिज पाए जाते हैं, जिसमें 8 प्रकार के जो प्रमुख खनिज हैं, जिसमें ऑक्सीजन है, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम है। ऑक्सीजन समस्त खनिजों को हम 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है ये जो 4 प्रकार के जो खनिज हैं उनको हमने 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहला है ऑक्सीजन प्रधान खनिज, दूसरा है सिलिकॉन प्रधान खनिज, कार्बन प्रधान खनिज और प्राकृतिक खनिज प्रधान, ये सम्मिलित किए गए हैं। पहला है ऑक्सीजन प्रधान। इन खनिजों में अनेक प्रकार के जो ऑक्साइड होते हैं सम्मिलित होते हैं, जैसे मैग्नेटाइट और हेमाटाइट। इसके बाद सिलिकॉन प्रधान खनिज हैं, जिसमें फेल्सपार होता है, अभ्रक होता है, पायरॉक्साइन होता है, एम्फीबॉल होता है। इसके बाद कार्बन प्रधान जो खनिज होते हैं, इसमें कार्बन अधात्विक रासायनिक तत्व अधिक होते हैं। रवेदार आकृति में यह ग्रेफाइट व हीरे के रूप में पाया जाता है। डोलोमाइट, मैग्नेटाइट, कैल्साइट इसके अन्य उदाहरण हैं। इसके बाद प्राकृतिक खनिज वे खनिज हैं जो एक ही रासायनिक तत्व से निर्मित होने वाले खनिज, जैसे सोना, चांदी, तांबा, गंधक, कार्बन, सेल खरी, इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब शैलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। तो शैलों का वर्गीकरण, भूपृष्ठ के निर्माण में शैलें मूलभूत होती हैं। हमारे जो भूपृष्ठ हैं या क्रस्ट हैं, तो उसमें शैलों का योगदान बहुत अधिक रहता है। लॉबेक के अनुसार शैलें अपने वातावरण का प्रतिफल होती है। उनकी उत्पत्ति, बनावट, संरचना के साथ साथ भौतिक गुण, रासायनिक गुण एवं स्थिति में बहुत भिन्नता मिलती है। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर शैलें 3 प्रकार की होती है: इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। ये 3 प्रकार की शैलें मुख्य रूप से होती हैं। आग्नेय शैल। आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के इग्नियस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है अग्नि। वॉर्सेस्टर के अनुसार इन शैलों का निर्माण तप्त एवं द्रव पदार्थों के ठंडे होकर जमने से हुआ है। हमारी पृथ्वी, हम जानते हैं कि पृथ्वी अंदर से गर्म, तप्त और लावा के रूप में है, तो ये धीरे धीरे ठंडे होते हैं और ठंडे होकर के जमने से इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। कभी कभी भ्रम हो जाता है कि आग्नेय चट्टान अर्थात इसकी उत्पत्ति अग्नि से हुई है। ऐसा नहीं है। वास्तव में ऊंचे तापमानों के कारण भूगर्भ में स्थित पदार्थ द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। इसी द्रव अवस्था में जो पदार्थ होते हैं, इसको हम मैग्मा कहते हैं, और ठंडे होकर के जमने से ठोस आग्नेय शैलों का निर्माण हुआ है। और इसमें जो रवे क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, तो आग्नेय शैलों को कई बार हम रवेदार या क्रिस्टलाइन सेल्स भी कहते हैं। आग्नेय शैलें भूपटल की प्राचीनतम
शैलें हैं। ऐसा माना जाता है कि धरातल पर जीव जंतु एवं वनस्पति के जन्म से भी पूर्व इन शैलों का निर्माण हुआ। ये शैलें अत्यंत प्राचीन हैं, किंतु इनका यह अभिप्राय नहीं है कि इनका निर्माण वर्तमान में नहीं हो रहा है। वास्तव में ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा इन शैलों का निर्माण भूपटल पर सदैव होता रहता है। आग्नेय शैलें एक बार निर्मित हो गई नहीं बनती, ऐसा नहीं है। जब जब धरती पर ज्वालामुखी का प्रस्फुटन होता है, गर्म तप्त लावा धरातल के बाहर आ जाता है और बाहर आकर के जम करके इन आग्नेय शैलों का निर्माण हो जाता है। तो लगातार इन शैलों का कभी कभी धरातल पर निर्माण होता ही रहता है। इसलिए आग्नेय शैलें मौलिक या प्राथमिक शैलें भी कहलाती हैं, क्योंकि इन्हीं चट्टानों से दूसरी चट्टानों का निर्माण होता है। इन शैलों की प्रक्रिया सतत होती रहती है, अतः इनका वर्गीकरण अनेक रूपों से हम लोग कर सकते हैं। आग्नेय शैलों का वर्गीकरण वॉर्सेस्टर के अनुसार आग्नेय शैलों में अनेक विविधताएं पाई जाती हैं। उनकी रंग, उनका गठन, उनकी स्थिति एवं खनिज रचना के अनुसार ये पर्याप्त भिन्न होती है। अतएव इन शैलों का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जा सकता है। इन आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। पहला है उत्पत्ति के आधार पर आंतरिक और बाह्य आग्नेय शैलें। ये यहाँ पर हमने दिखाया है कि उत्पत्ति के आधार पर जो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑरिजिन के आधार पर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और बाह्य आग्नेय शैल एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो रासायनिक संरचना के अनुसार दूसरा जो बेस हमने लिया है, रासायनिक संरचना के अनुसार तो एसिडिक और बेसिक या अल्प सिलिकिक जो आग्नेय शैलों को हम वर्गीकृत करते हैं। इसके बाद कणों के आधार पर उसका वर्गीकरण, बड़े कणों वाली आग्नेय शैल, बहुत बड़े कणों वाली आग्नेय शैल, सूक्ष्म कणों वाली, मिश्रित कणों वाली, कण विहीन आग्नेय शैल और टुकड़ों वाली आग्नेय शैल। इस प्रकार से इन शैलों का हमने वर्गीकरण किया है। उत्पत्ति की प्रक्रिया के अनुसार ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, तो आग्नेय शैलों की उत्पत्ति तरल मैग्मा के जमने से होती है। तो ज्वालामुखी के निःसृत लावा कभी तो धरातल के नीचे जमता है एवं कभी बाहर। इस आधार पर आग्नेय शैलें अंतर्वेधी, इंट्रूसिव तथा बहिर्वेधी एक्सट्रूसिव होती है। आंतरिक आग्नेय शैल भूगर्भ में अत्यधिक ताप के कारण समस्त पदार्थ तरल एवं तप्त मैग्मा के रूप में होते हैं। यह मैग्मा भूपटल के बाहर आने का प्रयास करता है, किंतु जब यह मार्ग में ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है तब आंतरिक शैलें निर्मित होती है। गहराई के अनुसार आंतरिक शैलें दो प्रकार की होती हैं। तापमानों के कारण मैग्मा के ठंडे होने से अधिक समय लगता है, अतएव उसमें बड़े बड़े रवे पड़ जाते हैं, क्रिस्टल पड़ जाते हैं। तो जो आंतरिक भाग में जो चट्टानें होती हैं उसको ठंडा होने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, तो उसमें रवे हो जाते हैं। अधिक गहराई पर स्थित इन शैलों का नामकरण पातालीय शैल, है ना, प्लूटोनिक रॉक्स भी दिया जाता है। इसका जो प्रमुख उदाहरण है पातालीय शैल का, ग्रेनाइट इसका प्रमुख उदाहरण है। अधिपातालीय शैल अर्थात ये क्रस्ट, बाह्य परत, बिल्कुल ऊपरी परत और आंतरिक परत के बीच का जो पार्ट है उसको हम अधिपातालीय शैल के नाम से जानते हैं। अधिपातालीय दोनों के बीच में जब जो लावा है जो बाहर आने का प्रयास करता है तो बाहर तो आ नहीं पाता है, इन कठोर चट्टानों को, ऊपरी कठोर चट्टानों को तोड़ नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी के अंदर कई सारी दरारें हैं, रंध्र हैं, तो उसमें विभिन्न प्रकार की चट्टानों की परतों में आकर के वो जम जाता है। तो जम जाने से विभिन्न प्रकार की जो शैलें हैं वो अलग अलग रूप में, उनके आकार में बनी रहती हैं। तो उसमें सूक्ष्म रवे बन जाते हैं। रवे तो बनते हैं, लेकिन जितनी पातालीय शैलों में, प्लूटोनिक शैलों में
होता है, ऐसे रवे नहीं होते हैं, कुछ कम मात्रा में होते हैं, तो सूक्ष्म रवे बन जाते हैं। डोलोराइट शेल इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है। पाताली एवं बाह्य शेलों के मध्य स्थित होने के कारण ये मध्यवर्ती शेलें भी कहलाती हैं। इनकी अनेक आकृतियों में जमती है। इनके प्रमुख जो विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां हैं, जैसे मैंने यहाँ आपको दिया है, ये आकृति विभिन्न प्रकार की आकृतियां लिखी है, जिसमें सबसे पहले लेकोलिथ है। भूगर्भिक परतों में जो कॉन्वेक्स या उन्नतर रूप में ये जमा होती हैं। सीडार विभिन्न परतों में मैग्मा के गुंबदाकार वट वृक्ष की आकृति में या देवदार वृक्ष की आकृति में जम जाती हैं। लेपोलात जर्मन भाषा का लेपोस का अर्थ है छिछला बेसिन। जब मैग्मा के बृहद जमाव तस्त्रीनुमा होकर नतोदर बेसिन में एकत्रित हो जाते हैं तो इसकी आकृति बनती है। अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र में ये दर्शनीय है। बेथोलिथ जर्मन भाषा में इसका अर्थ है गहराई से। यह मैग्मा के बृहद गुंबदाकार जमाव है, अत्यधिक गहराई पर स्थित होते हैं। शेल ये अवसादी शेलों की समानांतर परतों में मैग्मा के मोटे एवं विस्तृत जमाव हैं। दक्षिण अफ्रीका के कारू क्षेत्र में इस प्रकार की आकृति दर्शनीय है। शीट सील की भांति मैग्मा के विस्तृत किंतु पतली चादर के रूप में या चादर के रूप में जमाव होते हैं। बॉस भूपटल की सतह से कोण बनाते हुए मैग्मा के लघु जमाव बॉस कहलाते हैं। स्टॉक ये गोलाकार आग्नेय शेलें हैं जो पूर्व स्थित शेल में अंतर्वेधन वेदित होती है। बेथोलिथ के ही लघु रूप हैं। ज्वालामुखी नलिका या ग्रीवा जब ज्वालामुखी की नलिका से धरातल पर आते हुए मैग्मा नलिका के भीतर ही जम जाता है, तब यह आकृति बनती है। डाइक यह जमाव सील की भांति पतले किंतु भूपटल के समकोण पर बनाते हुए ये लंबवत रूप से निर्मित होते हैं। प्लग ज्वालामुख पर मैग्मा के जम जाने से वह छिद्र बंद हो जाता है। यह उभरी हुई आकृति प्लग कहलाती है। मैं अब आपको ये जो लावा भंडार है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से ये मूल आंतरिक भाग में लावा जम जाता है तो इसमें बड़े बड़े रवे पाए जाते हैं। और ये जब दरारों में बाहरी रूप में आकर के परतों में जमा हो जाता है तो इसके अलग अलग हैं, जैसे कि लेकोलिथ हैं। यहाँ पर ये चित्र आपको लेकोलिथ का दिखाया गया है। ये गैसों से चट्टानें ऊंची उठ जाती है, गुंबदाकार रूप लिए हुए हैं। दूसरा फेकोलिथ है, ये तस्त्रीनुमा है, देखिएगा ये कॉन्वेक्स हैं, ये कॉनकेव ढाल के रूप में पाया जाता है। ये बेथोलिथ रूप हैं। ये सील की आकृति में ये जमा है। ये डाइक की आकृति बनी हुई है। इस तरह से ये अलग अलग आकृतियों के रूप में धरातल पर आकर के ये चट्टानें जम जाती हैं, आग्नेय शेलें। तो इनको हम अधिपातालीय शेलों के रूप में जानते हैं। आज इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यूस अभी हम आगे की शेलों के बारे में या इसकी जो बाह्य आग्नेय शेल है उसके बारे में स्टडीज करें।